क्लास हम आपके सामने आज फिर से क्लास 9 के सिविक्स के लेसन थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को लेके आए हैं। इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने आप सबसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में साउथ अफ्रीका बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे अपार्टहेड सिस्टम बहुत ज़्यादा वर्क करता था। ठीक है, कैसे साउथ अफ्रीका के लोगों ने इस सिस्टम को बंद किया और अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, वो मैंने फर्स्ट वीडियो बताया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक के साथ आपसे डिस्कशन करने आए हैं। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और उसका क्या रोल है, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इसके बारे में डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अपना क्या भूमिका निभाता है, क्या उसका रोल प्ले है, ये जानेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सेट ऑफ रिटन रूल्स होता है जो कि वहाँ के सभी कंट्री के जो पीपुल्स होते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सभी को एक ड्यूटी बांधने के लिए ये फॉर्म हो जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है कि सभी को क्या करता है, ड्यूटी फॉर्म करता है। सेकेंड, जितने भी लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ट्रस्ट नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, किसी पे ट्रस्ट करना, किसी के साथ मिलकर काम करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। ठीक, थर्ड ये है कि जितने भी गवर्नमेंट्स फॉर्म होती है तो कैसे गवर्नमेंट्स फॉर्म होगी, ठीक है, गवर्नमेंट्स के पास क्या पावर होंगे और गवर्नमेंट डिसीजंस कैसे मेकिंग करेगी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बता देता है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर में ये है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुए, ठीक, तो उसमें गवर्नमेंट्स के पास कितनी पावर की लिमिट है ये बताता है, और सिटीजन्स के पास कितनी राइट्स है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, वो भी रोल प्ले कर देता है। ठीक, फिफ्थ नंबर में मैंने ये बताया कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोसाइटी को बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। मतलब कोई भी सोसाइटी कैसी होगी, उस कंट्री के लोग कैसे होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वहाँ की सोसाइटी क्या होगी, उस गुड सोसाइटी बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा लेता है। ठीक है, चलिए मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स में एक डिफाइन किया है एक चीजों कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसको भी मैं बता दूं कि देखिए सभी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो हो नहीं सकता कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, लेकिन जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री होंगे उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि एवरी कंट्री विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए डेमोक्रेटिक, बट एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन यदि है तो ये नहीं हो सकता कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो। ठीक है, यदि डेमोक्रेटिक है कंट्री है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। चलिए अब हम इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसमें ये है कि हम सबसे बड़े सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, उस कंट्री के बारे में बात करेंगे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, बहुत लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहां पे अभी तक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आया। तो वो कंट्री कौन सी है, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो वो कंट्री जो है इंडिया है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब हम लोग की कंट्री, हम लोग का देश इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था तो उसको बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं यहाँ पे राइट किया हूँ, आइए आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था तो इंडिया में बहुत बड़े डाइवर्सिटी, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से रिलीजियस के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं, सबके अपनी कल्चर है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज है, अपना फेस्टिवल है। तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद इंडिया को एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो ये बहुत इजी नहीं था, लेकिन लोग क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इसको इजी वे में न लेते हुए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेते हुए बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन कर दिया कि मतलब सभी इतने डाइवर्सिटी होने के बाद सभी अच्छे से इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर सके। तो पहला प्रॉब्लम यह था कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी था इंडिया में, अब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना था। सेकेंड है कि कंट्री अभी नई नई बॉर्न हुई थी, नया कंट्री हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी। तो कंट्री में क्या हुआ था, जब हमारे रिलीजियस डिफरेंस बहुत ज्यादा था, तो जब ये पार्टीशन हुआ हमारे इंडिया और पाकिस्तान में, तो करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों की किलिंग होगी, हत्या होगी। इससे ये भी प्रॉब्लम हमारे सामने आया कि इंडिया में इतनी ज्यादा स्ट्रगल के टाइम में और आजाद होने के टाइम में इतने लोग ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जिससे हमें ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहिए जिससे लोगों को एक साथ मिला के रह सके। ठीक है, तो इस तरीके से इतना बड़ा प्रॉब्लम था हमारे इंडिया में, जिसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था। ठीक, फोर्थ नंबर में ये था
कि ब्रिटिश जब हमारे देश को छोड़ के जा रही थी तो ब्रिटिश किसी भी मतलब कंट्री में बहुत से राज्य थे, बहुत से राजघराने थे, छोटे छोटे राजाओं का अपना देश था, तो उन सभी राजाओं को छोड़ दिया। ब्रिटिश कहा कि आप चाहे तो आप इंडिया में रहे, चाहे तो आप पाकिस्तान में रहे, चाहे आप खुद से अपना कंट्री बना ले। तो ब्रिटिश ने कोई रोल नहीं निभाया देश को यूनिटी बनाने के लिए। तो इंडिया के पास ये प्रॉब्लम फेस हुई कि इंडिया को अब उस पूरे लोगों को एक में करना था जो अपना खुद से राजपाट चाहते, मतलब राजा जो थे खुद से राजपाट चाहते थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जितने लीडर थे उन्होंने रोल निभाया और सभी के पास जाके इंडिया को बनाने के लिए प्रपोजल रखा, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने सभी लोगों से करीब 600 से ज्यादा स्टेट को आपस में बात करके एक कंट्री बनाने की बात की। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि इंडिया ज्वाइन एक साथ पूरी ज्वाइंट स्टेट नहीं था, उनको ज्वाइन करना पड़ा, सब कुछ जोड़ना पड़ा। तो ये थर्ड प्रॉब्लम थी। फोर्थ ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रॉब्लम थी कि सभी को इक्वलिटी देना था, सबको इक्वल करना था, लेकिन इतना ज्यादा ब्रिटिश ने सभी को अनइक्वल कर दिया था। सभी धर्म एक दूसरे से अलग थे, हिंदू मुस्लिम में गैप हो चुका था और सब एक दूसरे से बैर समझते थे, ठीक है, एक दूसरे से अपने आप को अगेंस्ट समझते थे, रिवेंज लेना चाहते थे। तो ऐसे पूरे लोगों को इक्वल करके रखना ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमें सबको इक्वल क्या करना, राइट देना है, सभी को पे अधिकार देने हैं, सभी को एक साथ बना के रखना है। तो ये भी प्रॉब्लम आया कि कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म होना था तो सभी को इक्वल रखना था, लेकिन रियलिटी ये थी कि लोग इक्वल नहीं थे, ठीक है। फिफ्थ नंबर में ये आया कि जितने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था, जो लोग बनाने वाले थे, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़े डर ये था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जा रहा है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है इंडिया का, तो क्या फ्यूचर में आने वाली जनरेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन हो सकता है कि उनकी सोच अलग हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो ध्यान ये रखे थे कि उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो आने वाली जनरेशन इनको अच्छे से एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो चलिए हमने आपको प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्होंने बना दिया है तो अभी तक कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आया जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाए। मतलब उस समय के बनाने वाले लोगों ने अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, बहुत ढेर सारे लोग थे, ठीक है। 299 विजिटर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अपना रोल निभाया। तो इन सभी लोगों ने एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए फॉर्म किया है, ठीक, जिसे अभी तक लोग आराम से एक्सेप्ट किए हैं। इसमें कभी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आया। मतलब ये दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया के लोग आराम से एक्सेप्ट किए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये सब ये इंडिया के पास प्रॉब्लम थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय हमारे सामने आए, ठीक है। चलिए अब जब हमने प्रॉब्लम जान लिया तो अब हम आपको ये बताएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कैसे हुआ, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किस तरीके से होगा, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम आपको बता दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो थे उनको ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में ये जानते थे कि लोगों को किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। उनको ये भी पता था कि फ्रीडम स्ट्रगल के समय क्या क्या सिचुएशन आई थी। तो उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखा। पहला ये था जो मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी नो व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए लोगों को पता था। सेकेंड, इन 1928 को, ठीक है, कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर जैसे मोतीलाल नेहरू जी हैं और कुछ और लीडर्स हैं, उनको ऑलरेडी ये पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सभी को राइट्स देने हैं, ठीक है। तो वो राइट्स क्या क्या हमको पता था, जैसे फ्रेंचाइज वोटिंग राइट्स जो था वो, ठीक, इक्वलिटी के राइट्स थे, फ्रीडम के राइट्स थे, रिलीजन्स राइट्स थे। तो ये ऑलरेडी इन लोगों को पता था, इसलिए इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इनको ऑलरेडी वो ये सब चीज जानते थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड कर दिया, ठीक। थर्ड हमने बताया कि जो भी थर्ड ये है कि जितने भी उन लोगों ने इन चीजों को ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो ब्रिटिश के समय में ही इनको पार्लियामेंट्स में ये लोग पार्टिसिपेट करते थे। ब्रिटिश ने पहले इन लोग को पार्लियामेंट्स में अलाउ किया था कि पॉलिटिकल सिस्टम में आप पार्टिसिपेट करते रहिए। तो जब इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई तो उन लोग ऑलरेडी ब्रिटिश के पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते थे, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत चीजों को जानते थे। तो आराम से कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनको इजी हुआ। तो इस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। फोर्थ नंबर में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जब हम बनाने लगे तो हमें
गुड लॉ जो कि हमें अलग अलग कॉलोनियल रूल से मिले थे, उनको भी इंडियंस ने क्या किया, अपने गवर्नमेंट में शामिल कर लिया। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश के तरह जो अच्छे रूल थे, अच्छे लॉ थे, उनको शामिल कर लिया गया। जिसमें से एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को का एग्जाम्पल दे दिया है। इसमें ब्रिटिश ने बहुत अच्छा रोल निभाया था एक्ट को बना के, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको भी शामिल कर लिया गया। ठीक, और जो फिफ्थ नंबर का हमारा है, जो लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अच्छे अच्छे गुड लॉ पॉलिसीज, ठीक है, जो अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए यूज हो सकते हैं, उसको उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। इस तरीके से एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए वो तैयार हो गए। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया, कुछ 5 पॉइंट्स भी आपको बता दिए, इनके बारे में मैंने लिख भी दिया है। आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम आपको ये एक चीज और बताते हैं कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 में ये कंप्लीट हो गया था। लेकिन उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर स्टेब्लिश नहीं हुआ था, हमारे पे लागू नहीं हुआ था। ये लागू कब हुआ हमारे पर, 26 जनवरी 1950 को। कितने लोग इसमें शामिल हुए थे, तो इसमें करीब 299 पीपल्स मेंबर शामिल हुए थे। ये इलेक्शन के थ्रू चुने गए थे। इन पूरे मेंबर को कंस्टिट्यूएंट असेंबली बोलते थे, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली इसके नाम से इसको बोला जाता था। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे क्यों है हर कंट्री का, ठीक है, इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े ये मैंने आपको बता दिया, और फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह हुआ ये मैंने आपको बता दिया। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि सभी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकते, और जितने डेमोक्रेटिक कंट्री होंगे उन सभी के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। इस तरीके से हमने छोटे से रूप में आपको इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट्स समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। आप इस वीडियो को 2-3 बार आप जरूर देखिए, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्ते।